नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की आरोह पुस्तक का चैप्टर सेकेंड करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के कवि हैं आलोक धनवा। इनका जो जन्म होता है वो सन 1948 में मुंगेर, जो बिहार राज्य में पड़ता है, मुंगेर में होता है। फिर इनकी कुछ रचनाएं हैं, उनके बारे में देखते हैं। इनकी पहली कविता जनता का आदमी ये 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद में भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां इनकी प्रसिद्धि का कारण बनी थी। इनका एकमात्र काव्य संग्रह था दुनिया रोज बनती है। फिर इनको कौन कौन से सम्मान मिले थे वो देखते हैं। इनको राउल सम्मान मिला था, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान मिला था, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान मिला था, पहल सम्मान भी इनको मिला था। इन्होंने कहा, जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की थी। सन 1972-73 में प्रकाशित उनकी प्रारंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रही हैं। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं में हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया है, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया था। सन 1932 ईस्वी में 32 ईस्वी से लेखन शुरू करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था दुनिया रोज बनती है। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में इनकी भागीदारी की है। पाठ्य पुस्तक में इनकी जो कविता रचित है वो है पतंग। तो इनकी जो पतंग कविता है वो इस पाठ्य पुस्तक में संकलित की गई है। पतंग आलोक धनवा के एकमात्र काव्य संग्रह का हिस्सा है। ये किस काव्य संग्रह का हिस्सा है? ये दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है कि इस कविता में बिंब विधान का भी प्रयोग किया गया है। पतंग जो है वो बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों या अंधेरे के बाद के शरद या उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
क्या आप भी उनके साथ हैं? जो ये पतंगों का मौसम है, ये जनवरी में ये पतंगों का त्यौहार मनाया जाता है, जिसको मकर संक्रांति कहा जाता है। तो शुरू करते हैं आज की कविता। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। भादो है भाद्रपद महीना। सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। खरगोश की आंखों की तुलना सवेरे से की गई है। सर्द आया फूलों को पार करते हुए। सर्द ऋतु आई है, वो फूलों को पार करते हुए आई है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। कवि आलोक धनवा जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाद्रपद मास में सबसे तेज बरसात होती है, और जो भाद्रपद मास है वो बीत चुका है, कि बारिश अब समाप्त हो चुकी है। तेज बौछारों के साथ भादो बीत गया है, और इसकी अंधेरी रातों के बाद सर्द ऋतु जो आती है उसका सवेरा हो गया है। सर्द ऋतु का सवेरा किसके समान बताया? खरगोश की आंखों के समान लाल भूरा ये दिखाई देता है। वैसे भी भादों के जानने के बाद ही सर्द का उजाला चारों तरफ फैल जाता है, मानो रात बीतने के बाद चमकीला सवेरा हो गया हो। सर्द ऋतु का जो उल्लास है, उमंग है, वो सब और छा गई है। ऐसा लगता है कि कोई उत्साही बालक कई पुलों को पार करते हुए अपनी चमकीली साइकिल को तेजी से चलाता हुआ और जोर जोर से घंटी बजाता हुआ पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को चमकीले इशारों से बुलाते हुए वहां आ गया है। इसका आशय है कि सर्द ऋतु आने पर चारों ओर का जो वातावरण है वो उल्लासमय बन गया है। सब और धूप की चमक है, मधुर कर्णप्रिय स्वर चारों ओर सुनाई दे रहा है। खेलने का शोर एवं इशारे और पतंगबाजी का माहौल चारों तरफ दिखाई दे रहा है। कि पतंग ऊपर उठ सके, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। नाजुक होता है कोमल, और किलकारियाँ होती हैं बच्चे जो अपनी खुशी प्रकट करते हैं, वो किलकारियों के रूप में प्रकट करते हैं। कमानी होती है जो बांस की पतली पतली दो डंडियाँ लगी होती हैं पतंग के, उससे धागे बांधकर उड़ाया जाता है। तो इसमें कवि आलोक धनवा सर्द ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सर्द ऋतु रूपी जो बालक है उसने आकाश को बहुत ही कोमल, साफ और मुलायम बना दिया है, ताकि आकाश में पतंग आसानी से उड़ सके और वो इतनी ऊंची उड़ सके कि सबको दिखाई दे। पतंग जो है वो दुनिया की सबसे हल्की, पतली और रंगीन चीज बताई गई है। वह बहुत ही पतले कागज की बनी होती है ताकि हवा में उड़ सके। उस पर बांस की कमानी भी बहुत पतली होती है। जब पतले कागज और कमानी से बनी हुई पतंग आसमान में उड़ती है तो बच्चे खुशी के मारे सीटियां बजाने लगते हैं और किलकारियां चारों तरफ गूंजने लगती हैं। रंग बिरंगी पतंगों से भरा आकाश ऐसा दिखाई देता है कि मानो रंग बिरंगी तितलियां चलती फिरती कोमल दुनिया में आ गई हैं। आगे है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं
कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, पर पाँव जब वे दौड़ते हैं बेसुध होता है, मस्त होकर, मतवाले होकर, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, इसको ढोलक की श्रेणी में रखा जाता है। जब वे पेंग भरते हुए चलते हैं, पेंग होता है कदम, इस तरह से कदम धरते हुए कि वो झूलते हुए चल रहे हैं, डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर कि इसमें कवि आलोक धनवा कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे जन्म के साथ ही अपने शरीर में कपास ले आते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि उसके शरीर एकदम हल्के फुल्के होते हैं, हर प्रकार की चोट और खरोंच सहने की इनके पास शक्ति होती है, और इनके पैरों में बहुत ही बेचैनी होती है कि ये एक जगह रुकना नहीं चाहते, जिसके कारण वे मानो सारी दुनिया को नाप डालना चाहते हैं। बच्चे मानो घूमती हुई सारी धरती पर घूम आना चाहते हैं। इनके जीवन में ऐसी मस्ती रहती है कि इनको कठोर छत, सर्दी गर्मी, धूप आदि का भी ज्ञान नहीं रहता है। बच्चे पतंग उड़ाते समय कठोर छतों पर भी नंगे पांव इस तरह दौड़ते हैं कि मानो बहुत नरम हो। छतों पर दौड़ने से उन बच्चों के जो पैरों की आवाज़ है वो लयपूर्ण लगती है, कि जिस प्रकार मृदंग अपनी मधुर आवाज़ बिखेरता है, उसी प्रकार इन बच्चों के पाँव की आवाज़ छत पर बिखेरने लगती है। जब बच्चे छतों पर झूला झूलते हुए झोंकों के समान चलते हैं, कि इतराते हुए वो चलते हैं, कभी इधर कभी उधर, और छतों के खतरनाक किनारों पर भी वो लचीले वेग से पतंग उड़ाते हुए चलते हैं। आगे है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ अपने ही रोमांचित शरीर का संगीत। रोमांचित होता है प्रसन्न करने वाला। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। महज होता है मात्र एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र होते हैं छिद्र, जो शरीर में रोएं होती हैं, उनको रंध्र कहा जाता है। कवि आलोक धनवा कहते हैं कि जब बच्चे पेड़ की लचीली डाल से लटककर लचीली गति से झूलते हैं, ऐसा लगता है बच्चों को छत पर दौड़ते हुए देखना। ऐसी स्थिति में वे नीचे गिरने से भी बच जाते हैं। जिस प्रकार बच्चे पेड़ की डाल के चिपक जाते हैं, नीचे नहीं गिरते, उसी प्रकार वो पतंग उड़ाते हुए छतों के भी चिपक जाते हैं और नीचे गिरने का डर उन्हें नहीं रहता। मानो वे अपने रोमांचित शरीर की मस्त लय के कारण वो नीचे गिरने से बच जाते हैं। अर्थात पतंगों की आकाश की ऊंचाइयों तक जाती हुई जो डोरी है, उस डोरी रूपी धड़कन उनको गिराने से बचा लेती है। मानो पतंगों की डोर के सहारे उन तंगित बच्चों को गिरने से वो रक्षा करती है। पतंग उड़ाने वाले बच्चे मानो पतंग की डोर के सहारे, ऐसा लगता है कि वे खुद भी उड़ रहे हैं। वे अपने शरीर के रों से निकलने वाले संगीत के सहारे उड़
रही हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर, कि निडर जिसमें किसी प्रकार का डर नहीं हो, भय रहित हो जाते हैं, निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि आलोक धनवा कह रहे हैं कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो वैसे तो वे कभी गिरते नहीं हैं, परंतु अगर कभी कभार बच्चे छत के खतरनाक किनारों से नीचे गिर भी जाते हैं तो भी वो बच जाते हैं। इस तरह गिरने पर भी उनको किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगती। ये उनको भय नहीं रहता कि उनको किसी प्रकार की चोट लगेगी। वो निडर होकर वैसे ही पतंग उड़ाते हुए दौड़ते रहते हैं। तब वे अधिक उत्साह से सुनहरे सूर्य के समान प्रकाशित हो जाते हैं। तब वे अपने बेचैन पैरों से मानो सारी पृथ्वी को नाप लेते हैं। वे पृथ्वी के सब ओर घूमना फिरना चाहते हैं और पतंग उड़ाने में उनका उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। तो ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।